Hello guys, good morning all of you. Myself is Dr. Monu working under Home Ministry and today we are going to discuss about the REIT level second भर्ती परीक्षा 2015 का जो क्वेश्चन पेपर है उसे हम उसका सॉल्यूशन दिया हुआ है वो सब हम देखेंगे। इससे पहले हमने ना 2017 का जो एग्ज़ाम था जो पेपर जो 17 का जो 18 में हुआ था वो जो कर चुके हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें गाइस पहला जो क्वेश्चन है वो डिसलेक्सिया एक बीमारी है उसके बारे में बताया है कि जो डिसलेक्सिया होता है वो क्या होती है कि जिसमें बच्चा है ना सही से शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाता और उसमें क्या होता है लिखने में भी उसे कुछ प्रॉब्लम होती है, उसमें हिचकिचाहट सी होती है बच्चे में, तो हम कहते हैं उसमें डिसलेक्सिया का जो प्रॉब्लम है। और देखते हैं अभी देखिए इसमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि उसकी विशेषता क्या नहीं है, तो उनकी विशेषताओं में हम देखेंगे कि बताया है कि वाचन परिशुद्धता गति तथा बोध की समस्याएं ये पूछ रहा है तो इसका आंसर है सेकंड है। तो सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय, छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने की कठिनाइयाँ, लिखने की धीमी गति। तो ये पूछ रहा है कि कौन सी इसकी विशेषता नहीं है डिसलेक्सिया की, तो सेकंड नंबर की विशेषता नहीं है कि सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय, ये नहीं है। बाकी जो है ना उसके शब्दों का वो सही उच्चारण नहीं कर पा रहा, गति बोध में मतलब बोलने की जो है गति और बोध में समस्याएं, छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने की कठिनाइयाँ, लिखने की, ये सब जो है डिसलेक्सिया की जो है फीचर है, विशेषताएं हैं। देखिए व्याख्या देखिए इसके अंदर एक क्वेश्चन आपका ये बन सकता है 1881 में ओसवाल्ड बरखान ने डिसलेक्सिया की पहचान की। ये कोई नई बात नहीं है बट इसका रूडोल्फ बर्लिन जो लिखा है ना 1887 में, इसे डिसलेक्सिया जो है डिसलेक्सिया नाम दिया गया। किसने दिया? 1887 में रूडोल्फ बर्लिन ने। ये इम्पोर्टेंट है गाइस। और उसके साथ ही हमारा जो है नीचे देखिए विकार से ग्रस्त पाठक बालक को क्या क्या नहीं आता, क्या क्या प्रॉब्लम होती है उसको, पठन वाचन लेखन कुछ शब्दों को याद करने में संबंधी कठिनाइयाँ होती है। ये इसकी विशेषता है ना, इन्हीं विशेषताओं से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ये है। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक क्या है? सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक जो है सीगर सीखना, थर्ड नंबर इसका आंसर है। और अभिप्रेरणा ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिप्रेरणा शब्द अंग्रेजी के मोटिवेशन का हिंदी रूपांतरण है। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लेटिन शब्द मोटम से हुई है जिसका अर्थ है टूमो और मोशन यानी गति करना। स्किनर के अनुसार, स्किनर की परिभाषा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्किनर के अनुसार अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है। अभी आप स्किनर आ रहा है तो स्किनर के अनुसार आप है ना कीवर्ड होता है, कीवर्ड आप पकड़ लीजिए, उसी के थ्रू हम बहुत सारी डेफिनेशन को याद कर सकते हैं। तो स्किनर का जो कीवर्ड हम क्या जोड़ेंगे इसमें, इसके अंदर जोड़ेंगे हम राजमार्ग। राजमार्ग किसी की परिभाषा में आपको नहीं मिलेगा, इसलिए स्किनर जो है हाँ हम इसको स्किन से जोड़ सकते हैं, हमारी स्किन होती है स्किन। और राजा, राजमार्ग मतलब राजा, राजा की स्किन बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही वो मोटिवेशनल स्पीकर होता है। तो इसी तरह स्किनर राजमार्ग राजा, इस टाइप से हम इसे, ये कीवर्ड जो राजमार्ग हमने पकड़ लिया स्किनर से, ये तो कभी नहीं भूलेंगे। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है। किस भाषा से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है? तो लेटिन शब्द के मोटम से हुई है। देख लेना, अर्थ पता ही है। अभिप्रेरणा मतलब अभिप्रेरित करना यानी मूव यानी गति करना। और अभिप्रेरणा वाला चैप्टर में से एक क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। देखिए हस्तशिल्प, हस्तशिल्प मतलब जो कारीगरी होती है ना उनकी शिक्षा किसको दी जानी चाहिए? तो सामान्य बालक, पिछड़े बालक, प्रखर बुद्धि, मंद बुद्धि बालक, मंद बुद्धि बालक को देनी चाहिए। अब देखिए मंद बुद्धि बालक कौन है, व्याख्या में देखिए हमारी व्याख्या दी हुई है। मंद बुद्धि बालक वे हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है, इन्हें मानसिक रूप से पिछड़ा बालक कहा जाता है। मंद बुद्धि बालक धीरे धीरे सीखते हैं, अनेक गलतियां करते हैं, जटिल परिस्थितियों को ठीक नहीं समझ पाते, इन्हें हस्तशिल्प इन्हें क्यों हस्तशिल्प ये कारीगरी सिखाई जानी चाहिए? क्योंकि ये जो पढ़ाई में कुछ वीक होते हैं इसीलिए इनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 70 से कम होती है। अब आप इसे कैसे कहेंगे मंद बुद्धि 70 से कम है, कैसे याद रखेंगे? इसका एक चार्ट है, प्लीज उसे गो थ्रू जाना। अब छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? उदाहरण देकर, वेरी इंपॉर्टेंट इसका आंसर है। देखिए चोरी करने वाले बालक जो है समस्यात्मक बालक होते हैं, और उसमें क्या होता है, वेलेंटाइन ने इस संबंध में लिखा है कि समस्यात्मक बालक को
शब्द का प्रयोग साधारणतः उन बालकों के लिए किया जाता है जिनका व्यवहार या व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है। एक मंदबुद्धि बालक जो होता है, पिछड़ा व प्रतिभाशाली बालक भी समस्याग्रस्त बालक हो सकता है। ये बालक, हाँ, जरूरी नहीं है वो मंदबुद्धि, मतलब प्रतिभाशाली बालक भी, क्योंकि जिसमें प्रतिभा होती है अगर उसको कम काम मिलता है तो वो फिर वैसे अपने जो है दूसरे काम करेगा, क्योंकि उसमें प्रतिभा तो है, तो इसलिए उसको अच्छे कामों की तरफ परिवर्तित करना चाहिए। तो देखिए इस बालक में देखिए क्या होता है, चोरी करने वाले बालक होते हैं, झूठ बोलने वाले, क्रोध करने वाले, कक्षा का अनुशासन भंग करने वाले बालक होते हैं। चोरी करने वाले बालकों को ईमानदारी के उदाहरण देकर उनकी, हाँ देखिए हम चोरी करेंगे तो हम बोलेंगे ना, किसी स्कूल क्लास में कोई कर रहा है तो हम अच्छे बच्चे का एग्जाम्पल देंगे कि वो देखो वो कितना अच्छा है, तो वो क्या है, कुछ फील करेगा, फील करके वो आगे से चोरी जैसी गतिविधियों को कम करेगा और धीरे धीरे बंद कर देगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करने के लिए हमें अधिक महत्व, सॉरी ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, सबसे अधिक महत्व किसको पूछा है, अभिभावकों के मत को देना चाहिए, वस्तुनिष्ठ जो है परिणाम को देना चाहिए, शिक्षक के निर्णय को देना चाहिए, समुदाय के विचारों को देना चाहिए। तो इसमें हमारा गाइज आ जाएगा, सेकंड नंबर आएगा, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व क्या देना चाहिए। अगर जैसे उनके पेरेंट्स कहेंगे हमारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है तो हम नहीं मानना चाहिए हमें एज ए टीचर। और दूसरा, शिक्षक के निर्णय को भी नहीं मानना चाहिए, कोई समुदाय होते हैं उनको भी नहीं, बल्कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण मतलब उनका टेस्ट लेना चाहिए और फिर हमें बालकों की प्रतिभा को चेक करना चाहिए। देखिए व्याख्या देखिए, प्रतिभावान बालक वे बालक होते हैं जिनकी उच्च बुद्धिलब्धि हो या फिर वे किसी क्षेत्र विशेष में पारंगत हो, है ना। स्किनर ने बताया है प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। ऐसे बालकों की पहचान करने के लिए सर्वाधिक महत्व वस्तुनिष्ठ परीक्षा के परिणामों को दिया जाना चाहिए, क्योंकि वस्तुनिष्ठ परीक्षण वेद एवं विश्वसनीय होते हैं। अब कह रहे सब्जेक्टिव क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि वस्तुनिष्ठ के अंदर पता चल जाता है कि बालक जो टेस्ट वाइज को हम वैलिड और रिलायबल बोलते हैं, जो हमारी हाइपोथेसिस होती है पीएचडी में, उसके अंदर तो इन परीक्षणों को महत्व दिया जाना चाहिए। अब स्किनर की परिभाषा है, अगर ये एग्जाम में आए तो इसको बिल्कुल याद करने का आपको एक छोटा सा जो कीवर्ड बता रही हूँ। प्रतिभा वाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है सबसे बुद्धिमान होते हैं, ऐसे बालकों की पहचान। अब इसमें है ना, आप देखना वस्तुनिष्ठ परीक्षण और रिलायबल यानी विश्वसनीय की बात हो रही है, तो आप उस कीवर्ड को याद कर लेना जिसमें परीक्षण, वस्तुनिष्ठ और विश्वसनीयता की बात हो, वो क्या है, स्किनर की बात है। क्योंकि स्किनर को हमने स्किन से जोड़ा था तो स्किन है, तो उसके बाद हमारी जो राजमार्ग राजा जोड़ा था, उसके बाद हम वस्तुनिष्ठ परीक्षण और विश्वसनीय जोड़ देते हैं। अब चाहे तो स्किनर के आगे, स्किनर कॉपी में लिख के उसके आगे ये कीवर्ड भी लिख सकते हैं कि ये उनकी डेफिनेशन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है, तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग पूछा है। तो इसमें विश्लेषण और निर्णय, रुकावट को दूर करना, दूसरे लक्ष्यों को प्रतिस्थापन करना या उदात्तीकरण करना। तो इसमें फोर्थ नंबर जो है ये इसका आंसर है, तनाव को दूर करने का अप्रत्यक्ष पूछा है, प्रत्यक्ष नहीं, है ना। तनाव को दूर करने के 2 उपाय होते हैं, एक प्रत्यक्ष होता है और दूसरा अप्रत्यक्ष होता है। तो इसमें देखिए गाइस, उदात्तीकरण क्या होता है, अप्रत्यक्ष उपाय के अंतर्गत आता है। उदात्तीकरण को मार्गाधीनकरण या शोधन के नाम से भी जाना जाता है। समाज द्वारा अमान्य व्यवहार को सामाजिक कल्याण हेतु प्रयोग करना उदात्तीकरण कहलाता है। जैसे बहुत अधिक लड़ने झगड़ने वाले विद्यार्थी का मुक्केबाज या पहलवान के रूप में प्रतिष्ठित होना। अब कह रहा है कि तनाव है उसको अप्रत्यक्ष कारण कैसे होता है, जैसे है ना, हम चाह रहे हैं कि हम जो बच्चे ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते हैं उसको पहलवान बना देंगे, और जो पढ़ाई में इंटेलिजेंट नहीं है, किसी दूसरे फील्ड में होता है, जो शायरी सुनाता है, तो उसे हम संगीत की ओर मोड़ देंगे। तो इस टाइप से है ना, उसका अप्रत्यक्ष रूप से तनाव को नियंत्रण करने का साधन होता है। बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 देश में लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। इसको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अधिनियम पूरा ही आपको जो है हम करवाएंगे अगर टाइम मिला तो इसमें क्या है, 2009 कब लागू हुआ था, अधिनियम 2009 है गाइज। और मोस्टली अधिनियम क्या है, जो 1 साल पहले बनते हैं वो 1 साल बाद में ही लागू होते हैं। तो ये 9 में बना, मतलब 9 में ये है, ये कानून बन गया। उसके बाद है ना 1 अप्रैल 2010 से है इसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति द्वारा निःशुल्क अनिवार्य जो है बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को मंजूरी दी गई। इस हेतु अधिसूचना जो है 16 फरवरी 2010 को जारी की गई। यह अधिनियम तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उद्बोधन से 1 अप्रैल 10 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर सारे देशों में लागू हो गया और जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया।
अब देखिए गाइस, जम्मू कश्मीर में पंचायती राज नहीं है, जम्मू कश्मीर में धारा 370 है, जम्मू कश्मीर में ये नहीं है। तो अब वो जो चीज़ें थी वो 2019 के बाद क्या है, सब खत्म हो गई है। जो चीज़ें हमारे इंडिया में ऑलरेडी हैं वो सब जम्मू कश्मीर में भी ही लागू हो गई है, कुछ एक को छोड़ के। क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है 370 जो हमारी धारा थी उसके हटने के बाद जो इंडिया का एक पार्ट जो एक साइड में रखा हुआ था वो उसमें इंक्लूड कर लिया गया है। एनसीएफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एनसीएफ जो है 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है। क्या है इसमें, दोनों ही, कौन सा इसमें, हाँ यस, दोनों ही सही है। देखो, सांस्कृतिक विरासत को प्रशंसा करना, विरासत की छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। एनसीएफ होता है, पहले तो एनसीएफ की फुल फॉर्म आनी चाहिए, नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क होता है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में सुधार हेतु अपनाया गया। इसका उद्देश्य ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना तथा यह सुनिश्चित करना है कि पढ़ाई रटंत प्रणाली से बाहर हो एवं बालक शिक्षा के साथ साथ शैक्षिक सहकारी क्रियाओं में भी हिस्सा ले। तो ये क्या है, एनसीएफ हम क्यों ऐड किया था, इसका बिल्कुल इजी वे ये है कि एनसीएफ को इसलिए ऐड किया गया कि बच्चे पढ़ाई ही नहीं, पढ़ाई के साथ साथ दूसरी एक्टिविटीज़ में भी भाग ले, बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसलिए खेलकूद जैसी क्रियाओं को भी इसमें शामिल किया जाए। इसमें देखा भी है, देखो, सहकामी क्रियाओं, नृत्य संगीत कला में भी हिस्सा ले और एक्सेट्रा। हम जो क्या करेंगे, एक वीडियो में 10 ही क्वेश्चन करेंगे क्योंकि ज़्यादा बढ़ाने से वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, बोरिंग होता है। और अच्छी तरह से हम एक सवाल को देखेंगे तो एनसीएफ के अंदर हमारे एक क्वेश्चन जरूर आएगा रेट में। और जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उस परीक्षा को क्या कहते हैं, विश्वसनीयता। देखो, विश्वसनीयता क्या होती है, बहुत ये बड़ा चैप्टर है, पूरा नहीं बता सकते हम क्योंकि ये पीएचडी में आता है हमारे। मैंने पीएचडी किया तो हमारा एक टेस्ट होता है जिसमें वैलिड और रिलायबल होता है विश्वसनीयता। तो ये दोनों अगर हमारे ओके होता है तभी हमारे पीएचडी का जो टेस्ट होता था वो अप्रूव होता था। तो कहते हैं बालक की जो है परीक्षा द्वारा मापी गई योग्यता का मूल्यांकन जो है विश्वसनीयता के आधार पर होता है। यदि किसी परीक्षण को बार बार दोहराया जाए एवं बार बार जो है समान जो है प्राप्तांक हो तो परीक्षण को विश्वसनीय माना जाएगा। हाँ, अब रिलायबल कब माना जाएगा कि हम टेस्ट ले रहे हैं, जैसे मैं ना 10 दिन में एक टेस्ट लिया, 10 दिन के बाद वापस 20 दिन में वही टेस्ट लेती हूँ, तो हमारा जो परीक्षण जो हम कर रहे हैं उसमें जो बच्चों के मार्क्स जो आ रहे हैं वो सेम ही आ रहे हैं तो हम मानेंगे विश्वसनीय है। और वैधता क्या होती है, कोई परीक्षण जिस उद्देश्य, हाँ अब देखो हमने टेस्ट तो ले रहे हैं 2 बार 3 बार लिया, रिजल्ट उनका सेम आ रहा है तो विश्वसनीय है। बट हम ये चाह रहे हैं कि हम जो है ना बच्चों की, हम चाह रहे हैं मेंटलिटी के लिए या फिर उनके मेंटल स्कोर के लिए या किसी भी चीज़ को हम चाह रहे हैं कि आदिवासी क्षेत्र का एरिया का जो है तो वहाँ की समस्याओं के बारे में टेस्ट ले रहे हैं तो हमें वही समस्या से रिलेटेड टेस्ट हो तो वो वैध माना जाएगा, जिस उद्देश्य के लिए हम चले हैं वो पूरा हो। वस्तुनिष्ठ परीक्षा पर परीक्षक का व्यक्तिगत प्रभाव नहीं पड़ता इसमें, भौगोलिक, हाँ वस्तुनिष्ठ इसे क्यों मानती है, अच्छा इसलिए। वैसे आजकल ये टिक मार्क वाले क्वेश्चन जो है आई डोंट लाइक दिस क्वेश्चन क्योंकि टिक मार्क से तो इधर उधर देख के भी कर लेते हैं। बट ये आज का जो भी हमारी अभी तक जो सिलेबस चल रहा है उसमें वस्तुनिष्ठ को बेटर माना जाता है। सीखी हुई कौशलताओं के निष्पादन का महत्वपूर्ण अवलोकन करती है योग्यात्मक मूल्यांकन। अब देखिए, योग्यात्मक मूल्यांकन को संकल्पनात्मक मूल्यांकन भी कहा जाता है। अब योग्यात्मक मूल्यांकन का दूसरा नाम है संकलनात्मक मूल्यांकन, है ना। योग्यात्मक मूल्यांकन बालक को सीखने की प्रगति की जांच करता है, ये छात्र के प्रदर्शन को आंकने के लिए होता है। सामान्यतः वर्ग में 2 बार, वर्ष में कम दिख रहा है, वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है। वर्ष में 2 बार कौन सा आयोजित होता है, योग्यात्मक मूल्यांकन जो बच्चों का टेस्ट होता है, अर्धवार्षिक और वार्षिक होते हैं, दैट इज। चलो वीडियो को यही स्किप करते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।